नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। चलें आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये उत्तराखंड से आई हुई है। भेजने वाले हैं सुरेश जी। ये सुरेश जी का खुद की कहानी है जब उनकी उम्र लगभग 25 साल की रही होगी। साल था 2009 का। अब उत्तराखंड में सुरेश जी रहते थे अपने परिवार के साथ में। अब माँ तो रही नहीं थी, पिता थे और छोटी बहन थी। पिता जो थे ट्रक ड्राइवरी का काम करते थे। उनके पास खुद का अपना एक छोटा सा ट्रक था और उसी में सुरेश जी भी काम करते थे। ये घटना जब घटी थी ना, तब सुरेश जी अपने घर पर घर का मरम्मत का काम करवा रहे थे। और उस रात जब उनके पिता ट्रक लेकर के लौटे तो अचानक उनकी तबीयत बिगड़ चुकी थी। आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और किसी को पहचानना भूल गए थे। अजीब अजीब अब ऐसे दिखते थे कि जैसे लोग यहाँ पर कोई अनजाने लोग हैं। अब सुरेश जी अपने पिता को आवाज देते थे कि पिताजी, आप मुझे पहचानते हैं ना? ये हुआ क्या आपके साथ में? लेकिन वो किसी को वास्तव में पहचानते तक नहीं थे, ना तो सुरेश जी को, ना अपनी छोटी बेटी को। ये अचानक उनके साथ में हुआ था। सुरेश जी को लगा कि इनके साथ में कुछ हादसा हो गया है, कोई दौरा पड़ गया है। आनंद फानन में अपने पड़ोसियों को बुलाया। पड़ोसियों ने कहा कि भाई, इनके ऊपर में लगता है कोई उपरवार शक्ति आ चुकी है, कोई भूत प्रेत का अब इनके ऊपर वास हो गया है। तंत्र मंत्र का काम है, किसी अज्ञानी लोग को बुलाओ, कोई झाड़ फूंक का करने वाले को। आखिरकार आधी रात के वक्त में अब पड़ोसियों को मदद लेकर के और सुरेश जी एक तांत्रिक बाबा को लेके आए। तांत्रिक बाबा जब तक आते तब तक देर हो चुकी थी। पिताजी उनके चल बसे थे। अब पता भी नहीं चल पाया कि आखिर उनके साथ में हुआ क्या था। बड़ी दर्द भरी कहानी सुरेश जी की है। और उसके बाद सुरेश जी अब एक तरह से बेसहारा हो गए थे। अपनी छोटी बहन के साथ में अब घर बार संभालने की जिम्मेदारी सुरेश जी के कंधों पर आ पड़ी थी। सबसे बड़ी अब फिक्र चिंता थी अब अपनी बहन की शादी का। अब शादी के लिए पैसे की जरूरत थी। पैसा उनके पास में था नहीं, कर्जा बहुत था। अब सुरेश जी के पिताजी थे, कर्जे छोड़ के गए हुए थे। उनके मरते ही कर्जे वालों ने अब घर में आना शुरू कर दिया कि हमारा इतना पैसा है, हमारा इतना पैसा है। आखिरकार सुरेश जी सबको हाथ जोड़ के बोले कि भाई, मैं अपने पिताजी के एक एक कर्जा चुकाऊंगा, एक एक पैसा, लेकिन मुझे मोहलत देना आप लोग को पड़ेगा। 1 साल के अंदर में मैं सभी को कर्जा दे दूंगा। अब इधर शादी का टेंशन, ऊपर से कर्जे वाले का टेंशन। और इस चक्कर में अब जो उनका ट्रक था ना, पूरा 1 महीना पिताजी के गुजरने के बाद जहां पार्किंग लगाया करते थे, एक पेड़ था, पेड़ के पास में वहां पर खड़ा रह गया। ना तो कोई सुरेश जी काम कर पाए, हालांकि वो भी ड्राइवर थे, लेकिन अब ऐसी मजबूरी आ गई थी कि अब काम पर जा ही नहीं सकते थे। कुछ अब समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करें। आखिरकार पूरा महीना बीतने के बाद अब सुरेश जी तैयार हुए, मन को खड़ा करके कि अब तो हमें मेहनत करना पड़ेगा और तभी हम कर्जे वाले को पैसा भी दे पाएंगे और कुछ पैसा अपने बहन का शादी के लिए भी जोड़ पाएंगे। और इसके बाद अपना वो ट्रक लेकर के चल पड़े थे। लेकिन मैं पहले बता दूं कि जहां वो ट्रक खड़ा करते थे ना उनके पिताजी, अब उस कॉलोनी का लोगों का मानना था कि उस पेड़ पर भूत प्रेत रहती है, जहां पर ट्रक पार्किंग हुआ करता था। अब भूत प्रेत को तो सुरेश जी भी मानते थे, भगवान को भी मानते थे, भूत प्रेत को भी मानते थे। अब अपना ट्रक लेकर के काम पर निकल चुके थे। अब घर में बहन अकेली होती थी तो दूर तो जा नहीं पाते थे, लोकल ही चक्कर अधिकांश मारा करते थे। सुबह निकलते थे और शाम तक या ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे रात तक घर लौट आते थे। यही इनका रोज का काम अब शुरू हो चुका था। हालांकि बाहर बाहर का चक्कर मिलता था, अच्छा पैसा मिलता था, लेकिन
अपनी बहन को छोड़कर किसके सहारे वो बाहर जाए। बाहर जाने का मतलब कि लंबा समय लगना, अब वो चाहते नहीं थे। खैर, जब पहली बार ट्रक लेकर निकले उसी पेड़ के पास से, तो जैसे ही ट्रक के अंदर साफ सफाई करके बंदर बैठे ना, तभी उनको कुछ एहसास हुआ। एहसास ऐसा था कि जैसे कोई खुशबू, फूलों का खुशबू उनकी नाक में अब महसूस हुआ, सुगंध सा। उनको लगा कि अब डैशबोर्ड में अगरबत्ती वगैरह पिताजी पूजा वूजा करते थे, शायद वो अगरबत्ती ही होगी। लेकिन वो पूरा डैशबोर्ड को अब ढूंढ लिया, नहीं कहीं पर भी अगरबत्ती, कोई सुगंध नामक कोई चीज़ मिली नहीं। खैर, पहली बार तो अनुमान लगाए थे कि चलो बाहर से खुशबू आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जब रात को जब लौटने लगे, रात का करीब 9 बज रहा था, और तब एक जगह पर अब चाय पानी के लिए अब भूख लग रही थी, थोड़ा बहुत नाश्ता करना चाहता था, और अपने बहन के लिए अब मिठाई ले जाते थे। उनकी बहन को भी मिठाई पसंद थी और सुरेश जी को भी मिठाई पसंद थी। और वो मिठाई भी पैक करवा लिए, कुछ चाय पानी करके, और ट्रक में आते हैं ना, वही खुशबू उनको महसूस होता है जो पहली बार उनको महसूस हुआ था, वही फूलों का खुशबू। ट्रक में घुसते ही मिठाई वगैरह सामान सब रख देते हैं। अब मन थोड़ा सा शांत करके आप उस सुगंध को, सोर्स क्या है, कहाँ से आया, इसकी जानकारी लेने लगते हैं। लेकिन उस सुगंध का कोई सोर्स पता नहीं चलता है। मन उनका अब कई तरह भाग रहा है। कभी मन कह रहा है कि ये ट्रक मेरे पिताजी चलाया करते थे, कहीं पिताजी की आत्मा इस ट्रक में तो नहीं है, ये खुशबू उन्हीं के शरीर से तो नहीं आ रही है, उन्हीं की आत्मा से तो नहीं आ रही है। मन में एक श्रद्धा का भाव अब आ चुका था कि हो ना हो हमारे ट्रक में कोई, हमारा जो पिताजी हैं उनकी आत्मा ही हमारे साथ में है, और तभी ये फूलों का खुशबू अब सुगंध दे रहा है। अब इसी तरह से अपना मन बना लिए थे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई चीज़ उनको दिखाई नहीं पड़ा, ना महसूस हुआ इससे ज़्यादा कि मान सके कि वो आत्मा जो भी है उनका पिताजी का है, या वो खुशबू किस चीज़ से आ रहा है, कौन सा सोर्स है, क्यों आ रहा है। अब इसकी पूरी जानकारी अब उनको हो नहीं पाई थी। घर गए अपना, उसी पेड़ के पास में ट्रक लगाया करते थे, वही खुला जगह था, और अपना मिठाई का डब्बा लेकर के अब अपने बहन के पास गए। बहन को मिठाई बहुत ही पसंद था, और मिठाई तो सुरेश जी को भी बहुत ही अच्छा लगता था। मिठाई का डब्बा अब उनको अपना बहन को पकड़ा दिए, ले बहना, ये तेरे लिए मैं मिठाई लेकर आया हूँ। बहना तो खुश हो गई, लेकिन जब अपना हाथ में उस लिफाफे को पकड़ा ना, तो उसको कुछ शंका सा हुई। उसी वक्त वो लिफाफा को खोल दिया, तो अंदर देख कर के हैरान रह गई कि अंदर में तो कुछ ऐसा है ही नहीं, मिठाई नाम का कोई चीज़ है नहीं। अब वो उलट करके सुरेश जी से पूछती है, भैया आप तो कह रहे थे कि इसमें महंगी वाली मिठाई लेके आए हैं, मिठाई कहाँ है भैया इसमें, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या। अब चौंकने की बारी थी सुरेश जी की। सुरेश जी कहने लगे, नहीं बहना, मेरी कसम, मैं दुकानदार से मिठाई, बढ़िया वाला मिठाई एक तरह से तेरे लिए लेके आया हूँ, ऐसा मैं थोड़ी कर सकता हूँ, तेरे साथ मजाक में क्या करूँगा। अब वास्तव में उस लिफाफे को देखते हैं तो वो भी हैरान रह जाते हैं, उसमें मिठाई नाम का कोई चीज़ था ही नहीं। ये ऐसा कैसे हो गया, समझ में नहीं आ रहा था। भाई बहन दोनों ही परेशान थे। लेकिन ये सब बातें जो ट्रक में हो रही थी ना, अपनी बहन को बताते नहीं थे कि बहन कहीं डर जाए, और बहन को डराना ठीक नहीं समझे थे। और तब वो बात को उलट दी कि अरे बहन, हो सकता है कि मिठाई अब मेरे से गलती से रह गया, मैं दूसरा लिफाफा उठा लिया, जिसमें मिठाई था मैं वो उठा नहीं पाया, यही मेरे से गलती हो गई। चलो कोई बात नहीं, कल सुबह जाऊंगा ना, दुकानदार से वो वाला लिफाफा ले लूँगा। बात वहीं पर ख़त्म कर दिए। लेकिन मन ही मन सोचते रह गए कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। जब अपने हाथ में लिफाफा लिए तो उसमें मिठाई जरूर थी, वजन था उसमें, लेकिन घर पहुंचते ही वो मिठाई कैसे गायब हो गई। और वो सुगंध जो फूलों की आ रही है, वो किस चीज़ का सुगंध है। अब अपना दिमाग दौड़ाने लगे। अब घर में अब एक तरह से अपने बिस्तर पर सोए हुए थे,
अब बहन उनका दूसरे कमरे में, पापा कमरे में सोती थी, और ये जो सुरेश भाई साहब थे अपने कमरे में अपनी चारपाई पर लेटे हुए थे, लेकिन आंखों से नींद गायब थी। यही विषय पर सोच विचार कर रहे थे कि ऐसा ये क्यों हो रहा है। एक तो खुशबू आ रही है और ऊपर से आज मिठाई भी गायब हो गया। अब यही सब ख्याल दिन में ला करके आप सो चुके थे। आप सुबह जब उठे ना तो मन बड़ा बेचैन सा लग रहा था, भारी भारी सा लग रहा था। मन नहीं कर रहा था कि वो काम पर जाए, लेकिन आखिरकार कर्जे वाला को कर्जा चुकाना था, बहन का शादी का अब एक तरह से टेंशन, तो रुके नहीं। अपनी बहन को बोल दिया कि बहन आज मैं डबल मिठाई लेके आऊँगा, एक तो कल वाली मिठाई और आज की मिठाई। लेकिन अब ट्रक में बैठे ना तो शरीर काम नहीं कर रहा था, मन नहीं कर रहा था कि वो ट्रक को चलाएं, लेकिन जी को मार करके अपना ट्रक स्टार्ट किए और फिर चल पड़े थे। पहला चक्कर अब छोड़ दिए, दूसरा चक्कर वो भी अब लोड कर लिए थे। अब शाम हो चुकी थी, अंधेरा होने जा रहा था। अब मन इतना सुस्त हुआ पड़ा था कि दिल ऐसे मतलब कह रहा था कि बस आराम कर लो, अब तो चलने का शक्ति तक नहीं है। ऐसा हाथ पैर ठंडा सा पड़ने लगा था। ऐसा क्यों हो रहा था अब सुरेश जी जान नहीं पाए थे। अब आंखों में जैसे नींद भरी हुई हो, चेहरा थकान से अब एकदम थका हुआ दिखाई दे रहा है। स्टीयरिंग संभालने का अब उनकी हालत तक नहीं थी, ऐसा सुरेश जी बताते हैं। आखिरकार एक साफ सुथरी जगह पर आप अपना ट्रक लगा दिए। उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर हम आराम कर लेंगे ना तो मन मेरा शांत हो जाएगा, अब मैं फिर पहले की तरह हो जाऊंगा और ट्रक चला करके माल भी छोड़ाऊंगा और फिर इसके बाद अपने घर भी चला जाऊंगा। लेकिन जब वो उस जगह पर आराम करने लगे ना तो नींद आ चुकी थी, और नींद ऐसी आई कि दोपहर मतलब जब आधी रात हो गई तब उनको कुछ एहसास हुआ और तब उनकी आंखें खुली। सड़क बिल्कुल खाली खाली सा हो गया था। आसपास में जंगल झर ऐसे ही सब थे और जंगली जानवरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उनको लगा कि उनके ट्रक के आसपास में जंगली जानवर घूम रहे, कुछ चलने की आवाज़, कुछ गुर्राने की आवाज़। आखिरकार सुरेश जी तो नींद में से जागे तो फ्रेश सा हो गए थे। तबीयत पहले से सुधार हो चुका था, और वो गुर्राने की आवाज़ जो आ रही थी ना, अब खिड़की से झांक कर देखते हैं तो दो आंखें चमकती हुई नजर आ रही थी, लाल लाल सी आंखें। अब सुरेश जी एकदम उस जानवर को इतना करीब देखे तो डर चुके थे। उनको लगा कि कहीं भेड़िया वगैरह होगा। अब भेड़िया तो ऐसे ही शिकार की तलाश में रहते हैं, और वो ऐसी जगह पर आराम कर रहे हैं जहां आसपास में कोई बस्ती भी नहीं है, तो अब यहां से चला जाए। सुरेश जी अपना ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रक बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रहा। अब सुरेश जी एकदम हैरान रह गए कि चालू ट्रक हमने यहाँ छोड़ा और अचानक ट्रक में हो क्या गया है। अब सुरेश जी अब बार बार ट्रक स्टार्ट कर रहे हैं कि मेरा ट्रक स्टार्ट हो जाए, लेकिन ट्रक तो बिल्कुल जैसे मना कर रहा कि भाई अब मैं चल नहीं पाऊंगा। अब तो सुरेश जी एकदम से घिर चुके थे। जंगली जानवर जैसे आसपास ट्रक के आसपास में मंडरा रहे थे और गुर्राहट सुनाई दे रही थी। सुरेश जी को लगा कि अब एक भेड़िया नहीं, कई सारे जंगली जानवर हमारे ट्रक के आसपास मंडरा रहे हैं, मौका मिलते ही हमारे ऊपर झपट पड़ेंगे। सुरेश जी की हालत अब खराब हो चुकी थी डर के मारे। और तभी वही सुगंध जो फूलों को उनको महसूस होता था, और वही सुगंध उनके केबिन में आने लगा। जैसे ही सुगंध उनके नाकों से टकराया ना तो समझे कि अब उनका पिता की आत्मा इस ट्रक में आ गई है। अब पिता से ही मदद मांगते हैं, और वो मदद मांगने लगते हैं कि देखिए, मैं जानता हूं कि आप मेरे पिता हैं, मैं तो इतना जान चुका हूं, आप मेरी इस टाइम में मदद कीजिए, आपकी मदद की मुझे ज़रूरत है, किसी तरह से मेरे ट्रक को स्टार्ट करवा दीजिए। और आखिरकार इतना कह करके वो शांत हो जाते हैं। अब फिर कुछ देर के बाद अपना ट्रक को स्टार्ट करते हैं। अब बाहर जानवरों का झुंड अब ट्रक का चक्कर लगा रहा है,
कि कब उन पर झपट्टा मारा जाए, कब मौका मिले। अब अपने शिकार में लगे हुए थे। ये सब जब ट्रक का स्टार्ट करने लगे ना, एक झटके में उनका ट्रक स्टार्ट हो गया था। अब सुरेश जी को लगा कि उनकी जो मरे हुए पिता का आत्मा ही उनकी मदद किया है। ट्रक स्टार्ट हो गया। इसके बाद वो उस जगह से निकल गए। एक ढाबा पर पहुंचे। भूख लगी हुई थी। घर में बहन उनका इंतजार कर रही थी। घर में अकेले। जल्दी से अब खाना पैक कराते हैं। साथ में वहाँ जो भी मिठाई होती है, मिठाई को अब पैक करा कर रख लेते हैं। और इसके बाद अब वो सीधा अपने घर की ओर लौट जाते हैं। हालांकि उनके ट्रक पर माल लोड था, लेकिन अब वो गोदाम जहाँ पर माल उतारना था वो बंद हो चुका होगा। अब तो माल सुबह ही उतरेगा। अब गोदाम उनके घर से ज़्यादा दूरी पर नहीं थी। अब उन्होंने प्रोग्राम बना लिया था कि हम पहले घर चलते हैं, बहन को भोजन खिलाते हैं, हाँ घर में आराम करेंगे, हाँ सुबह जल्दी ट्रक लेकर के निकल पड़ेंगे गोदाम के पास में। ऐसा ही सोच करके अब खाना पैक करा लिया, मिठाई भी पैक करा लिया और तसल्ली कर ली कि हाँ ये सब चीज़ें अब उनके पास में है ना। वज़न भी देख लिया, वज़न भरपूर है। और इसके बाद अपना ट्रक को लेके चल पड़ते हैं अपने घर के पास में। उसी पेड़ के पास में अपना ट्रक को खड़ा करते हैं। ट्रक को लॉक करते हैं, सारा सामान निकाल करके, और अपने घर पर पहुंचते हैं। बहन उनका इंतज़ार कर रही होती है। दरवाज़ा खटखटाते हैं तो बहन आगे खुलती है, पूछती भैया आप कहाँ थे इतना देर तक। लेकिन वो कुछ नहीं बताते हैं कि उनके साथ में क्या क्या घटना घटा। सब कुछ गोल कर जाते। कहने लगते बहन रास्ते में ट्रक खराब हो गया था, इसलिए देर हो गया। देखो अभी माल हमारा ट्रक पर ही पड़ा हुआ है, अब सुबह जाके गोदाम में खाली करूँगा। चलो अब हम घर पे चलते हैं और भोजन करते हैं। तब तक आधी रात से ज़्यादा का वक्त हो चुका था। अब दोनों भाई बहन अब वो खाना को खोलते हैं। खाना तो जैसे जो कुछ था सब कुछ सही था, सब कुछ पैकेट में अब उनको मिल चुका था। अब इसके बाद बारी आई मिठाई की। जैसे ही मिठाई का अब लिफाफा खोलते हैं, उसमें मिठाई नाम का चीज़ कोई थी ही नहीं। अब बहन भाई की तरफ देखती है, भाई बहन की तरफ देखता है कि एक सब क्या मजाक चल रहा है। कल भी आप मेरे साथ में मजाक कर रहे थे और आज भी आप मिठाई के नाम पर मुझसे मजाक कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है भाई साहब, ऐसा क्यों कर रहे हो। अब सुरेश जी अब बोले तो क्या बोले, दिमाग उनका सन्न हो गया था। अब वो कुछ सोच रहे थे, लेकिन सही ढंग से उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने अपने सामने में मिठाई भोजन कराई, लिफाफे में पैक करा करके दोबारा से तसल्ली किया, ट्रक में रखते वक्त तसल्ली किया, तो आखिर बीच रास्ते में मिठाई कैसे खाली हो गई। ये कैसे हो सकता है। आखिरकार सुरेश जी अब कोई ना कोई बहाना बना दिए कि बहना हो सकता है आज भी मेरे से गलती हो गई है। वो दुकानदार ऐसा ही है, ठग प्रवृत्ति का लग रहा है, वो खाली लिफाफा पकड़ा दिया। कल मैं इसके अब जाकर क्लास लूँगा। चलो तुमने भोजन कर लिया, अब जाओ अपना कमरे में आराम करो। हाँ मैं भी अब जा रहा हूँ आराम करने के। भाई बहन अब सुरेश जी अपने बहन को अब उसके कमरे में पहुँचाते हैं कि बहन आप सो जाओ। आप फिर अपने कमरे में आ जाते हैं। आप वही चीज़ ध्यान कर लेते कि आखिर ये 2 दिन से हो क्या रहा है, ये मिठाई अपने आप कैसे गायब हो जाती है। और तब उनको ऐसा लगा कि कहीं मेरे मरे हुए पिता की आत्मा तो इस मिठाई का स्वाद तो नहीं चख रही है। सन से रह गए थे आधी रात के वक्त अपने कमरे में। एक तरह से श्रद्धा का भाव उनके मन में आ गया था। और वो मन ही मन अपने पिताजी को कहने लगे कि देखिए अगर आपको मिठाई का अब इतना ही शौक है, ज़रूरत है, तो कम से कम आप मुझे बता देते, मैं आपके लिए अलग से मिठाई ले लेता। देखिए ना 2 दिन से मेरी बहन है, बिना मिठाई के ही खाए सो जाती है। चलिए अब आगे से आप ध्यान रखिएगा और मैं आपके लिए अलग से एक लिफाफा पैक करा दूंगा। और इसके बाद सुरेश जी को लगा कि मन शांत हो गया है, शायद वो आत्मा ही थे मरे हुए पिता का, और वही ये सब कर रहे थे। उन्हीं के तो कृपा से उस रात को ट्रक भी स्टार्ट हो गई थी, नहीं तो वो तो जानवरों के चंगुल में फंसने वाले थे। अब एक तरह से लगने लगा कि ये सब मरे हुए उनके पिताजी की आत्मा इनके साथ में ये सब खेल खेल रही है।
बड़ा निश्चित हो गए थे कि चलो कोई नहीं, कोई भूत प्रेत तो है नहीं, ये तो अपने ही लोग हैं, अपना खुद के पिताजी हैं। अब हमारे परिवार के साथ में ऐसा कुछ थोड़ी करेंगे। एक मन में जो डर था ना, वो निकल चुका था। बड़ा आराम से सुकून से हाँ वो अपने खाट पर लेटे हुए थे। अभी नींद नहीं आई थी और तभी उनको महसूस हुआ कि वही सुगंध अब उनके कमरे में आ रही है। और तब उनको लगा कि क्या फिर मेरे मरे हुए पिताजी की आत्मा इस घर में आ चुकी है। अब वो देखने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन कहीं भी उनकी पिताजी की आत्मा नजर नहीं आती है। हाँ, सुगंध दिन पर दिन अब जैसे तैसे वो बढ़ती जा रही है, उनकी नाकों में अब ज़्यादा महसूस हो रही है। अब फिर दरवाजे से जैसे लगा कि एक सफ़ेद रंग का साया अब आंगन से निकल करके उनके कमरे में बंद दरवाजे से अंदर आ चुका है। लेकिन जब वो साये का हिसाब किताब देखे ना, तो उनको समझ में आ गया था कि ये हमारे पिताजी हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो साया जो भी था औरत जैसा था। बड़े बड़े लंबे उसके बाल लहरा रहे थे और वो औरतों वाला लिबास पहन रखा था। तो कैसे हो सकता है, उनके पिताजी औरत थोड़ी बन चुके थे। अब एक तरह से वो फिर सोच में डूब गए कि आखिर ये मेरे पिताजी नहीं तो कौन हो सकता है। अब डर फिर दोबारा उनके मन में आ चुका था और वो जो साया था ना, काफी देर तक दरवाजे पर चिपका रहा और उनकी तरफ देखता रहा। अब कमरे के अंदर में डिम अंधेरा जैसा था, अब ज़्यादा रोशनी नहीं थी, कमज़ोर बल्ब जल रहा था 0 वाट का, और उसकी जितनी रोशनी थी उसमें सही ढंग से हाँ पूरा शरीर तो देख रहे थे, लेकिन चेहरा पूरा क्लियर नजर नहीं आ रहा था। और तब उनको लगने लगा कि जो भी हो इससे बातचीत किया जाए। आखिर ये हमारे साथ में ऐसा खेल क्यों खेल रही, कौन है ये, क्या हमारे घर का कोई पूर्वज है या फिर ये कौन है। आखिरकार हाथ जोड़ करके कहने लगे कि देखिए, मैंने आपको अब महसूस कर लिया है, मैं जान गया हूँ कि आप एक आत्मा हो और हमारे घर के अंदर आप आ चुकी हो, और आप ही है ना कि 2 दिन से मिठाई का सेवन कर रही हैं। लेकिन वो जो भी आत्मा थी उसी दरवाजे पर चिपकी रही थी, ना तो एक कदम अपना आगे बढ़ाया और ना हिली डुली तक, शांत खड़ी और जैसे उनको देख रही है। अब सुरेश जी अपने बिस्तर पर अब जो लेटे हुए थे उठ करके बैठ चुके थे। आप वही बात कह रहे थे कि देखिए, मैं जान चुका हूं कि आप एक प्रेत आत्मा हो, लेकिन आप हो कौन, आप मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रही हो, आप मिठाइयाँ क्यों खा रही हो, इससे आपका उद्देश्य क्या सल्व हो जाएगा। अब जो भी बात करना था, बात करने का सिलसिला उन्होंने शुरू कर दिया था, लेकिन अपना बात बोल करके वो चुप रह गए थे कि अब वो प्रेतात्मा जवाब देगी, लेकिन ऐसा कुछ उसने किया नहीं। प्रेतात्मा कुछ देर के बाद अपनी जगह से गायब हो चुकी थी। और तब सुरेश जी को लगा कि ये प्रेतात्मा मेरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अब फिर वो शांत भाव से अपनी चारपाई पर लेट गए। अब फिर हवा में जैसे बोलने लगे, देखिए आगे से अगर आपको ज़रूरत है ना तो मेरे कान में आकर बोल दीजिएगा, जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आप मेरे कान में बोल दीजिएगा, मैं वो चीज़ ला कर दे दूंगा, लेकिन मेरी बहन का मिठाई का हिस्सा आप मत खाइएगा। और इसके बाद उनको लगा कि बड़ा सुकून मिला है, अब दिल हल्का हो गया है, और ये जो प्रेतात्मा है मेरा कोई नुकसान तो पहुंचाएगी नहीं। तसल्ली से अपने बिस्तर पर अब सोने का कोशिश करते हैं, लेकिन आंखों से नींद गायब है, नींद नहीं आ रही है। और तभी उनको महसूस होता है कि उनकी चारपाई पे बगल में ही वो खुशबू और कुछ एहसास होने लगता है कि जैसे मानो शरीर अब उनके बगल में लेटा हुआ है। और फिर वो मुड़ते हैं ना तो बस एक नज़र बस देख पाते हैं, बस देखते हैं कि एक बड़ी बड़ी सी सुंदर सी आंखें और चमकता हुआ चेहरा एक पल की नजर आता है। और इसके बाद ना जाने उनको क्या होता है कि उनकी आंखें बंद हो जाती है, या फिर यूं कहा जाए कि वो बेहोश हो जाते हैं या फिर नींद की दुनिया में चले जाते हैं। सुबह जब उनकी आंख खुलती है ना तो अपने कपड़े अस्त्र वस्त्र पाते हैं। अब ऐसा लग रहा है उनको देख करके कि उनके साथ में कुछ हुआ है।
और वो समझ जाते कि उनके साथ कुछ खेल हो चुका है। लेकिन ये कौन खेल खेला है, कौन है वो आत्मा, अब उनके घर में क्यों आई है? पहले तो ट्रक में महसूस कराया, फिर मिठाइयाँ खाई, लेकिन उनको मदद भी किया उस वक़्त में जब जानवर उन पर हमला करने वाले थे। ट्रक को स्टार्ट भी कराया, लेकिन ये इनके घर में क्यों आ गई है? अपनी बात अपनी अब अंदर ही रखे रहे। अब अपनी छोटी बहन से ये बात कैसे बता सकते थे? अब सुबह जब आँख खुली ना, तो समझ तो गए थे कि इनके साथ बहुत बड़ा खेल हो चुका है। जल्दी जल्दी अब तैयार होते हैं, बहन को उठाते हैं कि बहन जल्दी से चाय बना दे। और तब बहन जब उनका देखती है गाल वगैरह, तो उस पर नाखून के निशान अब साफ दिखाई देते हैं। बहन चौंक के कहती है, भैया ये आपको क्या हो गया? गालों पर जैसे नाखून किसी ने मार रखा है। क्या रात में किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है क्या? हाँ, तब सुरेश जी चौंक जाते हैं, अपने गाल को अब अपने हाथों से महसूस करते हैं। और तब उनको अंदाजा हो जाता है कि हाँ, बहन तो बिल्कुल सही कर रही है। और तब वो कहते कि नहीं बहन, मेरे साथ किसी का लड़ाई झगड़ा तो हुआ नहीं, और ना मैं किसी से लड़ाई झगड़ा अब करता हूँ, तुम्हें तो पता ही है। और तब बहन कहती है कि भैया फिर ये हुआ क्या आपको? कहीं और भी चोट लगी है क्या? आप जो बहन थी ना, अब उनका कुर्ता उर्ता उतार करके साइड में उठा करके देखने लगती है, तो पीठ पर भी वैसा ही निशान, उनके सीने पर भी ऐसा ही निशान, जैसे नाखूनों से कोई अब लाइन खींच दिया हो। बहन घबरा जाती है, कहती भैया ये सब क्या है? ये सब क्या हो रहा है आपके साथ में? आप बताओ तो सही। वास्तव में जो उनकी बहन है ना, रोने लगती है, डर जाती है। उनको लगता है कि मेरे भाई झूठ बोल रहा है, जरूर किसी साथ में लड़ाई झगड़ा हो गया है, जरूर वो कर्जे वाले लोग होंगे, कि कई बार कर्जे वाले आकर के अब झगड़ा भी करते थे। और वो इसी वजह से रोने लगी कि भैया क्या कर्जे वाले ने आपके साथ कुछ ऐसा तो नहीं किया है? तब सुरेश जी कहने लगे, नहीं पगली, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जरूर सोते सोते कोई जानवर मेरे शरीर पर रेंग रहा था, और उसी के रेंगने की वजह से ये सब निशान पड़ गया, तो घबरा मत। अब बहन को शांत करा देते हैं, और इसके बाद अपना ट्रक उसी पेड़ के पास से लेकर के चल देते हैं। गोदाम पर पहुंचते हैं, और तब वो सोचने लगते हैं कि सब अब उनके साथ में हो क्या रहा है। आखिरकार जब माल उतर जाता है, अपना केबिन में आते हैं, ट्रक में बैठते हैं, और दोनों साइड का खिड़की बंद कर देते हैं, हालांकि दिन का टाइम होता है। और फिर हवा में बात करने लगते हैं कि देखो, मैं तुमको कल देखा था, तुम मेरे घर में आई थी, मैंने तुमसे बात भी किया, और तुम फिर मेरे बिस्तर पर आ गई थी। तुमने मेरे साथ में खेल खेला, वहां तक तो ठीक है, लेकिन ये मेरे चेहरे पर नाखून कैसे मारा, मेरे सीने पर ये लाइन कैसे खींच दिया, मेरे पीठ पर ऐसा कैसे कर दिया? मेरी बहन बहुत डर चुकी है। तुम हो कौन? अब मुझसे चाहती क्या हो? लेकिन वहां पर अब जवाब देने वाला कौन है? कोई नहीं था, ट्रक खाली पड़ा था। कुछ भी महसूस नहीं हुआ, ना तो सुगंध आई, ना कुछ ऐसा कुछ संकेत मिला कि उनके ट्रक में कोई है। बार बार अपने प्रश्न को दोहराते रह गए कि अगर आप मेरे साथ में हो, मैं आपको देख चुका हूं रात में, तो आप मेरे सामने में आओ, खुल करके आओ, हमसे बातचीत करो, जो भी होगा हम आपस में मिल बैठ करके बात करेंगे, और जो भी होगा हम फैसला करेंगे। क्या चाहिए आपको? लेकिन उस टाइम में उनके पास में कोई नहीं है। और इसके बाद अब फिर अपना सोच विचारते रहे काफ़ी देर तक। काम भी करना था, कर्जे वाले को पैसा देना था। अब अपने काम में जुट गए, माल लेके चल पड़े। माल भी मिल गया और लोड होकर के अब निकल चुके थे। जब गोदाम पर पहुंचे ना, तो उनका आखिरी चक्कर था और रात का 8 बज गया था। माल जल्दी जल्दी खाली करवा रहे थे कि बस बहन हमारा इंतज़ार कर रही होगी, अब मैं 10 बजे तक तो घर ही पहुंच जाऊंगा। और इसके बाद माल खाली होने के बाद अब ढाबे पे पहुंचते, खाना अपने लिए अपने बहन के लिए पैक करवाते हैं। अब मिठाई अब कहा जाए ना 2 जगह पर पैक कराते हैं, 2 जगह मिठाई पैक करवा लेते हैं और इसके बाद अपने ट्रक में आकर बैठ जाते हैं। अब तेज चलाते हुए अपना घर पहुंचते हैं। 10 बजे से पहले पहले अपने घर का दस्तक दे देते हैं। बहन दरवाज़ा खोलती है, भाई को देख के खुश हो जाती है।
और कहती भैया आज भी मिठाई लाए हो कि खाली लिफाफा लेके आए हो। अब एक लिफाफा जो था ना वो तो ट्रक में ही छोड़ दिए थे, और जो दूसरा लिफाफा था अब अपने पास घर पे ले आए थे। सबसे पहले वही लिफाफा अपनी बहन को पकड़ा दिया कि बहन खोलो, आप फिर चेक करके बताओ कि इसमें मिठाई है कि नहीं है। बहन जल्दी से लिफाफा खोलती है तो उसमें मिठाई भरी पड़ी है। जो मिठाई उन्होंने पैक कराया था वैसे के वैसे है। बहन खुश हो जाती है। और इसके बाद दोनों बहन भाई अब जो खाना पैक कर कर लाए हैं वो भोजन करते हैं, मिठाई खाते हैं, और फिर बहन को कहते हैं कि जा बहन आप सो, और सुबह मुझे जल्दी उठा देना। अपने कमरे में आ जाते हैं। अपने कमरे में आने के बाद दरवाज़ा बंद करते हैं, 0 वाट का अब रोशनी ऑन कर देते हैं, खाट पर बैठ जाते हैं। अब फिर धीरे धीरे अब उस शख्स से बात करने लगते हैं। अब जो वहाँ पर था या नहीं था ये तो बोला नहीं जा सकता था। वो कहते हैं कि देखिए मैं आपके लिए ट्रक में अलग से मिठाई रख दिया था, मुझे उम्मीद है कि आपने चख लिया होगा और स्वाद भी अच्छा ही था, मैंने भी चखा। तो आप पहले जो भी हो मैं आपको देखना चाहता हूँ, आप मेरे सामने में आइए। इस तरह से छिप छिप करके मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा है, मैं आपको आमने सामने देखना चाहता हूँ। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हुआ, ना तो सुगंध आई और ना वो औरत का झलक देख पाए। आधी रात हो गई, कई बार उससे बात करने का कोशिश किए, संपर्क साधने का कोशिश किए, लेकिन सब कुछ फेल हो चुका था। रात गहराने लगी थी, अब नींद उनको आने लगा था। अब अपनी चारपाई पर लेट चुके थे, आंखें बंद हो चुकी थी और घंटा भर मैंने आसपास हो चुका था उनको लेटे हुए। और तब उनको लगा कि सपने में भी कि वो अपने ट्रक के पास में है, और ट्रक के अंदर में एक लड़की बैठी हुई स्टीयरिंग संभाल रखी है, और वहाँ पर रखा हुआ मिठाई का वही पैकेट दिखाई दे रहा है, और जिसमें से मिठाई निकाल निकाल करके स्वाद ले रही है। अब वो सपने के अंदर में वो भाग करके अब वो खिड़की खोलते हैं और लड़की का सुंदरता देखते हैं ना तो एकदम देखते ही रह जाते हैं। सफ़ेद वस्त्र में लड़की परी के समान दिखती है, बड़ी बड़ी सी आंखें, बड़े बड़े काले काले बाल, चेहरा एकदम सुंदर हुर की तरह। और वो देखते रह जाते हैं अवाक। अब फिर वो पूछते हैं कि तुम कौन हो। लड़की एक मिठाई का टुकड़ा उनके हाथ में पकड़ा देती है कि लो ये मिठाई खाओ और देखो कितना बढ़िया है। आवाज़ में इतनी खनक थी, इतनी मीठी आवाज़ थी कि आवाज़ सुन करके दंग रह गए थे। सपने के अंदर में लग रहा था कि अरे ये तो वही लड़की है जो अपने घर के अंदर में मैंने झलक देखा था, जो मेरे बगल में लेटी हुई थी, एक झलक मैंने उसको देखा था। आज जैसे ही आप वहाँ से भागना चाहते हो, डर लग रहा था उससे कि लड़की ये तो आत्मा है, ना जाने मेरे साथ में कब क्या करेगी। सपने के अंदर वो भाग रहे हैं लेकिन भाग नहीं पा रहे, पैर जैसे उनका जाम हो गया। और वो लड़की अब नीचे ट्रक से उतर जाती है, अपने दोनों हाथों का बंधन अब उनको शरीर से हमने चिपट जाती है, बांध देती है। और वो इतना कसकर दबाती है ना अपने हाथों को कि कराह से देते हैं। उनकी आँख खुल जाती है। जब आँख खुलती है ना तो अपने आप को उसी अवस्था में पाते हैं, वही लड़की उनके बिस्तर पर लेटी हुई और दोनों हाथ से उनको दबोच रखी है, सांसें जैसे रुक रही है। अब वो चीखने लगते हैं बड़े जोर से। वो लड़की इशारा करते कि नहीं नहीं शांत रहो, चीखना मत, चीखना मत। लेकिन तब तक चीख निकल चुकी है। चीख की आवाज़ बगल के कमरे में गई जो उनकी बहन सो रही थी, और वो आवाज़ सुन करके चीख अब बाहर दौड़ती हुई उनके दरवाजे पर आ जाती है। भैया भैया क्या हुआ भैया, आप चीख रहे थे, भैया दरवाज़ा खोलिए, भैया दरवाज़ा खोलिए। अब जैसे ही लड़की का आवाज़ अब दरवाजे पाता है, वो आत्मा अब उनका बिस्तर छोड़ देती है, गायब हो जाती है। इधर जो सुरेश जी थे बहुत डरे हुए, बदन कांप रहा था डर के मारे। वो उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि उठ करके दरवाज़ा खोल पाए। बहन बराबर चिल्ला रही है भैया भैया दरवाज़ा खोलिए, भैया दरवाज़ा खोलिए। तब जाके जैसे तैसे उठते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं। उनकी हालत देख करके बहन खुद शर्मा जाती है। भैया ये सब क्या है, ये क्या कर रहे थे।
कपड़े सब अब जैसे चिथड़े हुए पड़े हैं। ये अपने कपड़े आप खुद फाड़ रखे हो। भैया ये सब क्या हो रहा है? अब आखिरकार सुरेश जी शर्मा जाते हैं, कपड़े अपने दौड़ करके गमछा वमछा पहनते हैं और समझ में नहीं आता कि ये सब उनके साथ में क्या चल रहा है। बहन अब उनके कमरे में आती है, अब सवाल पर सवाल दागने लगती है कि भैया ये सब क्या पागलपन का दौरा पड़ रहा है आपको? क्या हो रहा है? कुछ तो बताओ हमें। आज तब क्या छिपाए? अब एक तरह से धीरे धीरे करके सारी बात बताने लगती है। और तब बहन जब पूरी बात सुन लेती है ना, और तब वो भी डर जाती है। कहती भैया ये पिताजी की आत्मा ऐसा कभी नहीं कर सकती। जो आपने पहली बार सोचा था ना, हमारे पिताजी की आत्मा नहीं। मैं तो इतना जान रही हूँ कि जहाँ पर आप ट्रक खड़ा करते हैं और जहाँ पर पिताजी ट्रक खड़ा करते थे, मैं अपने सहेलियों से सुन रखी हूँ कि वहाँ पर एक सुंदर चुड़ैल दिखती है। और ये तो वही चुड़ैल है जैसा आप बता रहे हो ना, सेम वैसे ही लग रही जैसे मेरे सहेलियों ने जिक्र किया था। अब वास्तव में चुड़ैल का जिक्र आते ही सुरेश जी की अब हालत खराब हो गई थी। बहन भी डरी हुई और सुरेश भी डरे हुए थे। जैसे तैसे सुबह होता है, भाई बहन अब विचार करते हैं कि अब करना क्या चाहिए। और तब बहन कहती है कि मैं अपनी सहेली के पास जाती हूँ, अब उन आंटी को बुला के लाती हूँ। और कुछ देर में अब उनकी सहेली और उसकी माँ घर में आ जाते हैं। अब पूरा बात अब सुरेश की बहन बता देती है कि देखिए भैया के साथ में ऐसा हुआ है। और इसके बाद अब जो आंटी होती है सुरेश को रोक लेती है कि बेटा अब तुम बाहर नहीं जाओगे, तुम घर में रहो, हाँ मैं इसका इंतजाम करवाती हूँ। अब अपने पति को भेजती है, एक तांत्रिक को बुलाती है। हाँ तांत्रिक आकर के अब पूरा एक तरह से सुरेश जी को इलाज करता है, झाड़ फूँक करता है, ट्रक का झाड़ फूँक करता है। ट्रक में अब उसमें एक तरह से बंधन बांधता है कि बाहरी हवा उसके अंदर ना आ सके। और उनका घर का भी पूरा किलाबंदी करता है। अब फिर जा कर के कहता है कि अब सब कुछ हो गया है, अब आगे से ध्यान रखना इन बातों का। रात के मिठाई लेकर के अब मत आया करो। मिठाई से आत्माएं अब एक तरह से आकर्षित होती है। और दूसरी चीज, जिस पेड़ के पास में अपना ट्रक खड़ा करते हो उस जगह पर अपना ट्रक खड़ा मत करो। वास्तव में वो जो पेड़ है ना, वो चुड़ैलों का अड्डा है। अब इसके बाद सुरेश जी को बात समझ में आती है। हाँ उसके बाद वो बिल्कुल सही हो जाते हैं, ट्रक का स्थान बदल देते हैं, ट्रक अब दूसरी जगह पर लगाते हैं। और इसके बाद में कभी भी वो आत्मा को, उस लड़की को अपने आसपास कभी नहीं पाए। ना तो खुशबू महसूस हुई, ना किसी तरह का संकेत मिला, और ना फिर वो कभी मिठाई लेकर रात में चला करते थे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी सुरेश जी की उत्तराखंड का। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे से संपर्क कर सकते हो, या फिर अपनी कहानी को आप भेज सकते हो। दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं कल इसी टाइम में, इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।